अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ट्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले एक दुआ पढ़ूंगी कि आप सब चाह रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और मैं सबसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर मेरे नावल्स में वैसे तो वो चंद ही कमेंट्स होते हैं, नहीं नहीं कि हर एक दूसरा कमेंट होता है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जी औरत पे जुल्म हो रहा है, औरत की तस्लील हो रही है। तो जब मैंने अपने नावल में एक लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाया, आई मीन टू से, अगर अमेरिका से आई हुई लड़की का ये रिएक्शन ना होता तो फिर किस लड़की का होता। मैंने उस किरदार को इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि मुझे लगा वहाँ पे अब्रिश का रिएक्शन देना बनता है। अब आप कहें कि उसने अपनी तस्लील करवाई, उसने आके अपनी इंसल्ट करवाई, मुझे नहीं लगता उसने अपनी इंसल्ट करवाई। उसने निकाह के लिए कहा था और निकाह का हक मर्द और औरत दोनों को है। अगर अब्रिश ने जाकर कहा कि मुझे ये निकाह करना है और असफन से करना है, तो वो उसका हक बनता था। उसके पीछे जो भी वजूहात थी, वो उस टाइम जिन चीज़ों से गुज़र रही थी, आई मीन टू से, वो जिस तरह उसको लाया गया, तो वो एक उसका रिएक्शन देना ऐसा बनता था। वो अपनी हवास में नहीं थी, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और तकलीफ़ और बेबसी के एहसास से इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसका ऐसा रिएक्शन जायज़ होता है। और जिन्होंने अब्रिश को बुरा कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा मुझे बुरा लगा, बिकॉज़ आप लोगों ने एक किरदार पर तनकीद की थी। अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जब उस किरदार को रिएक्शन मिलता है तो इसका मतलब होता है वो किरदार हिट होता है, लोगों की नज़रों में पसंदीदगी हासिल करता है। मुझे कभी आप लोगों की तनकीद बुरी नहीं लगती। हाँ, जब हद से ओवर हो जाती है तो फिर थोड़ा बहुत बुरा लगता है, बट इट्स ओके। लेकिन अगर आप नावल की तारीफ़ भी किया करें तो अच्छा लगेगा और रिव्यू दिया करें तो अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों का। तो अच्छा, मैं जब लिखने बैठी तो मुझे लगा कि उसका ये रिएक्शन तो बनता है। और अब मुझे नहीं लगता कि अगर नैना ऐसी थी तो नैना का रिएक्शन भी जायज़ था। अगर एक हस्बैंड उससे मोहब्बत का दावा करता है और फिर बाद में दूसरी शादी का उसके सामने दावा करता है, उसको हवेली में ले जाकर वहाँ पे हमेशा रखने की बात करता है, तो एक पढ़ी लिखी, एक कॉन्फिडेंट लड़की का रिएक्शन देना बनता है। अब हूर की सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है। हूर भी एक कॉन्फिडेंट लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और आप लोगों को वाज़ेह भी हो गया है कि हूर एक अच्छे घर से है, लेकिन उसकी सिचुएशन डिफरेंट है बिकॉज उसका कोई नहीं है। और वो जिस तरीके से अरहाम के निकाह में आई, और थोड़ा सा एज डिफरेंस, और थोड़ा सा जाहिर सी बात है उसके लिए हवेली हर चीज़ एक नया नहीं है, उसने ऐसे लोगों को नहीं देखा था, इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरी थी, उसका रिएक्शन ये बनता है। यानी कि कहानी के, नावल के किरदारों के मुताबिक ही मुझे रिएक्शन दिखाना पड़ता है। तो इट्स ओके। मुझे बस उन लोगों से गिला है जो कल कहाँ थे, जिन्होंने अब्रिश के हक़ में कमेंट्स नहीं किए। आई मीन वो चुप करके बैठ गए लेकिन जब तनकीद करनी होती है मुझ पर तो वो आ जाते हैं। कुछ चंद ही थे। एंड थैंक यू उनका भी जिन्होंने अब्रिश के लिए बोला, और थैंक यू उनका भी जिन्होंने अब्रिश के ख़िलाफ़ बोला। तो मायने ये रखता है कि आपका रिएक्शन देना, आपके कमेंट्स करना, आपका इजहार करना, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हो और आप लोग किरदारों से मोहब्बत करते हो। तो हम ज़्यादा बोलने से अच्छा है अपने नावल की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर के। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस 31। भाभी इस चादर से मुंह ढक लें, निकाह ख्वाह आता ही होगा। अभी ने एक ब्लैक शॉल उसकी तरफ बढ़ाई। वो इस वक्त अमीना खानम के कमरे में बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। किसके नाम की कुरानंदाज़ी निकली है? अब्रिश ने घुटनों से सर उठाते भराए लहजे में पूछा। भाभी, आप क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हैं? वो ये होता है जो किस्मत में होता है। आबिर ने अब्रिश के घुटने पर हाथ रखते हुए नम लहजे में कहा, नम आंखों से कहा। मैंने पूछा, मुझे इन ज़मीनी खुदाई फौजदारों ने किसके नाम लिखा है? अब्रिश अब की बार हिज़यानी अंदाज में चीखी थी, ज़रान लाला। आबिर ने धीमे लहजे में बताया था। ज़रान का सुनकर अब्रिश को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। हाथ बेख्तियार
गाल पर रखा जहाँ अभी तक उसके मारे हुए थप्पड़ की तकलीफ मौजूद थी। उसकी उंगलियां वहाँ पर बेरहमी से सख्त हुई थी, सब थीं, जो सिर्फ वही ही नहीं उसकी ज़ख्मी रूह में भी बेवस्त हो गई थी। मैं ज़रान से निकाह नहीं करूँगी। अबरी ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए बेड से एक झटके से उठी थी। बेड से उठने पर ज़ोरदार चक्कर आया था। उसने बंद आंखों से दीवार का सहारा लिया। कल सुबह से उसने खाना नहीं खाया था। पिछले 6 घंटों से वो जितना रोई थी, उसने ज़िंदगी में कभी इतने आंसू नहीं बहाए थे। सूजी सुर्ख आंखें, गाल पर भी सूजन वासिया थी। रेड लिपस्टिक से सजे होंठ वो काट काट कर मज़ीद सुर्ख कर चुकी थी। वो दुल्हन के लिबास में ज़रूर मौजूद थी, मगर एक दुल्हन नहीं बल्कि दरहम खाने के काबिल लग रही थी। ज़रान के साथ ज़िंदगी का सोच सोच कर ही उसकी दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई थी। अब उसका साथ उसके लिए घुटन के अलावा कुछ ना था। अब्रिश को दीवार का सहारा लेते देखकर आबिर ने उसे थामा। भाभी, आप ठीक तो हैं? आबिर ने उसके लरजते वजूद को संभालते परेशानी से पूछा था। आबिर, प्लीज़ मम, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब्रिश ने रोते हुए आबिर से कहा। आबिर के सामने हाथ जोड़े थे। मैं आपको कैसे यहाँ से निकाल सकती हूँ? आपको लगता है यहाँ से निकलना आसान है? पूरी हवेली के इर्द गिर्द गार्ड हैं। पहले आप यहाँ से इसलिए आसानी से निकल गई थी कि वो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उस वक्त भी रहीम काका दाजी के हुक्म पर आपको इस्लामाबाद छोड़ कर ना आते तो आप कभी भी वापस जा नहीं सकती थी। आप हवेली की दहलीज तो अबूर कर गई थी, मगर कभी भी आप सवाल से निकल ना सकती। आबिर ने अब्रिश के हाथ थामते उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, तुम मुझे फ़ोन तो ला कर दे सकती हो। मुझे एक फ़ोन ला दो प्लीज़, अब्रिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। फ़ोन का क्या करेंगे आप? आबिर ने हैरानगी से पूछा। मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। मैं ज़रान खानज़ादा के नाम FIR दर्ज करवाऊँगी। वो मुझे अगवा करके लाया और अब ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कर रहा है। और आपको लगता है पुलिस समीउल्लाह खान की हवेली में कदम रख सकेगी? आप फिर यहाँ दाजी और ज़रान भाई के पावर से वाकिफ़ नहीं अभी तक, इसलिए प्लीज़ अब्रिश मज़ीद अपने लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। आबिर ने इसके लरजते सिसकते वजूद पर तरहम भरी नज़र डालते कहा। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अगर कर सकती तो ज़रूर करती। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मगर वो ज़ईम और ताया अबू तो मुझे यहाँ से निकाल ही सकते हैं। मुझे फ़ोन ला दो, मैं ज़ईम को बताऊँगी। मुझे ज़रान ज़बरदस्ती यहाँ ले आया है, वो ज़रूर कुछ न कुछ करेगा। अब्रिश ने फिर से आबिर के आगे हाथ जोड़े थे। भाभी, आपको लगता है ज़ईम को खबर नहीं होगी? आपको यहाँ लाने वाले लाला हैं, इसे अच्छी तरह पता होगा। आपको लाला ही यहाँ लाए हैं, मगर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। अगर उसे अपनी जान प्यारी हुई, वो इधर का रुख नहीं करेगा। प्लीज़ भाभी, अपनी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल ना बनाएं। पहले भी आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना चुकी हैं। आबिर ने इस बार भी अब्रिश को रूहानियत से समझाया। इससे ज़्यादा मुश्किल क्या होगी मेरी ज़िंदगी? अब्रिश ने सिसकी ली थी। तुम्हारा लाला मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे पता होता मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैं कभी यहाँ कदम ना रखती, कभी अमेरिका से पाकिस्तान ना आती। औरत हर जगह पर इतनी मजबूर क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। अब्रिश मुंह पर दोनों हाथ रखते रो दी थी। भाभी, चादर से खुद को ढक लें। आबिर ने गहरी सांस लेते ब्लैक शॉल अब्रिश के वजूद पर अच्छी तरह लपेटी थी। मैं ये निकाह नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाकर कह दो अपने लाला से, वो मुझे जान से मारना चाहता है। जान से मारना चाहता है, मार दे। वैसे भी रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है मैं एक दफ़ा ही मर जाऊँ। अब्रिश ने साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा था। चादर उतार कर ज़मीन पर फेंक दी थी। जरान उसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ था। जरान ने अब्रिश के कदमों में गिरी चादर को देखकर अपने जबड़े भींचती उसे सुर्ख आंखों से देखा। वो इसकी सद नज़र पर हिचकी लेती नफरत से रुख मोड़ गई थी। जरान ने इशारे से आबिर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया।
वो ब्रिज के लड़ते वजूद पर एक नज़र डालते खामोशी से कमरे से निकल गई। अगले 5 मिनट में तुम्हारा निकाह है, मुझे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। सरा ने अब्रिश के करीब जाकर उसे बाजू से जकड़े उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अब्रिश उसकी बेदर्दी से झटका देने पर उसके सीने से आ टकराई थी। उसके सीने पर दोनों हाथ रखते वो दूर हुई। जरान की गिरफ्त उसके बाजू पर मज़ीद सख्त हुई थी। जरान ने उसकी सर्फ भीगी आंखों में अपनी खून उतरी आंखें गाड़ते हुए उसे मज़ीद अपने करीब किया था। नहीं करूँगी मैं ये निकाह नहीं करूँगी मिस्टर खान साहब, चाहे तुम मेरी जज जान ले लो, अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा था। मगर उसके लबों से टूट कर निकलने वाले लफ्ज़ उसके लहजे की मजबूत होने की चुगली खा रहे थे। अब्रिश अपने लहजे की लड़खड़ाहट सुनते अपने लब बुरी तरह काट गई थी। मुकाबल की सुर्ख आंखें उसकी रगों में तोड़ने वाला खून साकित कर गई थी। अगर तुम चाहती हो आहिल से ही सलामत रहे तो चुपचाप ही निकाह कर लो, वरना अगले 10 मिनट तक आहिल को या तो मैं यहाँ पेश कर दूंगा या जान से मार डालूंगा। जरान ने उसके बाजू पर अपनी बर्फ सी उंगलियां बेदर्दी से पेवस्त करते उसकी रगों में सनसनी दौड़ाई थी। आहिल आहिल कहाँ है? अब्रिश ने कपकपाते लबों से पूछा। जरान की बात सुनते उसकी आंखें बेयकीन हुई थी। जहाँ भी है सही सलामत है, मगर ज़रूरी नहीं अब वो सही सलामत रहे। मेरे एक फ़ोन कॉल पर उसकी सांसें छीन ली जाएंगी। मैंने उसके बेजान होते वजूद पर कहर बार नज़र डालती सफाकियत से कहा था। उसकी बेजान होती हालत की उसे ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। आज ये जान निकल जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर बनाने का इरादा रखता था। अब्रिश ने अपने छिपराते सर को थामते वह मुश्किल ही खुद को सहारा दिया था। जरा ने बेदर्दी से उसे बाजू से जकड़े झंझोड़ डाला था। उसने बहुमुश्किल ही अपनी आंखें खोली थी। जरा ने साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर अब्रिश के चेहरे पर डाला। अब्रिश ने भीगे चेहरे सुर्ख आंखों से हिचकी लेते हुए जरान को देखा। तुम ये कैसे कर सकते हो? अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान कहा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जरा ने उसकी हिचकियों से लरसते वजूद पर नज़र डालते काट दिल लहजे में कहा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब्रिश बुरी तरह चीखी थी। माफ़ी तुम मांगोगी? हर लम्हा हर पल, वो जवाबन सुकून से बोला। उसके लहजे से ज़्यादा आंखों के सरपन से अब्रिश के अंदर कपकपी सी दौड़ी। अब्रिश ने अपनी आंखें मीच कर बहुत से आंसू आरिस पे बहाए। अपना चेहरा ढक लो, जितनी तुमने अपनी हुस्न की नुमाइश करनी थी कर ली, अब और नहीं। अब अपने जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, तुम अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकोगे। वो इस पर उसे बेड पर धकेलते सर्द लहजे में बोला। गिरती सिसक पड़ी थी उसकी वजूद पर सर्द और तनफ्फर भरी निगाह डालता वहाँ से चला गया था। जिरगी के फैसले के बाद असद सुर्ख चेहरा लिए कारपोश की तरफ बढ़ा ही था कि रुजीना खानम की पुकार पर वो रुका। मोरे यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? असफन जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। आपे की मौत के बाद वो काफ़ी मुजमहल सी हो गई थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। असफन ने उनके ठंडे बर्फ से हाथ थामे थे। मुझ पर सर्दी की शिद्दत नहीं असर करेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएगा। बाबरी के बाद अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। हमने एक बेटे को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खो सकता। असफन हम मर जाएगा। जीना खानम फूट फूट कर रो दी थी। मोरे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। असफन यार खान ने नम आंखों से उन्हें अपने गले से लगाया। फिर तुम कहाँ जा रहा था? हमारा दिल डरने लगा है। बाबरिक भी ऐसे ही बाहर गया था, फिर वो लौट कर नहीं आया। रजीना खानम असफन के गले लगी भराए लहजे में बोली। असफन ने रजीना खानम के सर को चूमकर उनके हाथ अपने लबों से लगाए। अच्छा हुआ असफन, वो ब्रिश तुम्हारा दुल्हन नहीं बना। हम अपने बेटे के कातिल की बहन को तुम्हारा बीवी कभी बर्दाश्त ना कर सकता। वो हर धर्म लड़की सरान के ही काबिल था, रजीना खानम ने नफरत से कहा। और रजीना खानम के लहजे में जरान के लिए नफरत देखकर चौंका था। मोरे, आपने मुझे फ़ोन पर बताया था कि जरान ने बाबरी को बहुत मारा था। क्या हुआ था उस दिन? असफन ने उन्हें सांस लिपटाए पूछा। अपनी मंगने वाले दिन जरान ने बाबरी को जानवरों की तरह मारा था। हमने तुम्हें सिर्फ यही बताया था कि जरान ने बाबरी को मारा है। तुमने आगे से कहा
अगर ज़रान ने मारा है तो ठीक ही मारा होगा, तुम्हें पूरा यकीन है गलती बाबरी का ही होगा। हम खामोश हो गया था, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर ज़रान ने बाबरी को बहुत मारा था। उसका गलती इतना था कि वो आबिर से कोई बात करने उसके कमरे में गया था, जिस पर ज़रान ने वावेला मचा दिया कि उसकी बहन के कमरे में क्यों गया। अमीना खानम ने अपनी चादर के कोने से अपनी भीगी आंखों के गोशे रगड़े थे। मोरे आबिर तो बाबरी के निकाह में थी, इतनी सी बात पर ज़रान क्यों मारेगा उसे? असफर ने उलझन भरे लहजे में पूछा। उसकी निकाह में ज़रूर थी, मगर ज़रान इस निकाह को नहीं मानता था। कितनी मरतबा वो तुम्हारा दाजी से आबिर के तलाक के बारे में बात कर चुका था। हमको पूरा यकीन है बाबरी के मरने का सबसे ज़्यादा खुशी इन बहन भाई को ही हुआ होगा। जीना खानम की आवाज़ फिर से भर आ गई थी। असफर ने अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से भींची थी। ज़रान के अल्फाज उसकी स्मायतों में गूंजे थे। बाबरी की मौत आबिर की ज़िंदगी में सुकून लेकर आई है, वरना वो सारी उम्र सूली पर लटकी रहती। ये लफ्ज़ उसके कानों में गूंजते उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए थे। ज़रान और उसकी बहन की ज़िंदगी तो अब सूली पर लटकेगी। असफन के लबों पर सफाक मुस्कुराहट दौड़ी। असफन उजीना खानम को अपने सीने के साथ लगाए अंदर की जाने पड़ा। अरहाम ब्लू कलर की शलवार कमीज़ पहने, मर्दाना शाल कंधों पर डाले, खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। ज़रान और अब्रिश की निकाह के बाद उसे इस्लामाबाद जाना पड़ा था। वो इस जिरगी की वजह से रुका था, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें उसकी शमूलियत बहुत ज़रूरी थी। खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था जब हूर अंदर दाखिल हुई थी। वो रेड कलर की पठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके गले पर शीशों का काम हुआ था। रेड ही दुपट्टा सर पर ओढ़े वो रोशन चांद की तरह धमक रही थी। आराम उसे देखकर ठटका था। उसे पहली दफ़ा यहाँ के मखसूस पठानी फ्रॉक में देखा था। बिल्कुल यहाँ की औरतों की तरह ही लग रही थी। ये फ्रॉक गुल काफ़ी मरतबा पहन चुकी थी, मगर कल गुल कभी अरहाम को इस तरह अट्रैक्ट नहीं की थी जिस तरह हूर की तरफ उसका दिल बेख्तियार खिंचा था। वो इससे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। नज़रें हट ही नहीं रही थी। नज़रें उसके सरापे में बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। वह अरहाम को एक नज़र देखते ड्रेसिंग रूम में जाने लगी तो अरहाम उसे कलाई से जकड़े खुद के करीब कर गया। उसके चटानी सीने से आ टकराई थी। अरहाम की उंगलियां बेख्तियार उसकी भीगी पलकों पर ठहरी। क्या हुआ है? वो उसकी भीगी आंखें देखकर चौंका था। एक आंख से शफाफ आंखें तो सिर्फ उसकी गुर्बत में ही भीगती थी। बाबरी की मौत के बाद वो मर्दान खाने में ही रहा था, अपने कमरे में कम ही आया था। तो फिर ये आंसू क्यों? वो बेचैन हुआ था, मगर क्यों? उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं आई थी। उसके हिसार उसकी गुर्बत में वो ढेरों आंसू बहाती थी। उसे तो उसके आंसुओं से सुकून मिलता था, मगर आज उसकी ज़रा सी भीगी आंखें उसे क्यों चुभी थी? वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आंखों में नमी बनकर खुद ही उतरना चाहता था। फिर वो रोए या तड़पे, उसे परवाह नहीं थी। वो आंसू देने वाला खुद था, मगर कोई और इन आंखों को आंसू दे से गवारा नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हूर ने उसे देखते हिचकी ली और उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी। हूर, क्या हुआ है? उसे खुद से लगाए वो काफ़ी नरमी से बोला। उसकी आवाज़ में नरमी महसूस करते वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगी। हूर, वो तड़पते हुए उसे पुकार बैठा था। उसकी आवाज़ में तड़प महसूस करते हूर ने बेख्तियार उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। उसकी तड़प पर आंखें बेयकीन हुई थी। वो अपनी शफाफ फीकी आंखों से अरहाम की स्याह मकनातीसी सहाराना आंखों में देख रही थी। तूने ऐसा दर्द दिया है, मुश्किल है बतलाना। तूने कैसा हाल किया है, तूने ही न जाना। हूर ने भीगी आंखों से शिकवा किया। भी आंखों में दर्द की तहरीर पड़ता अपनी नजरें चुरा गया था। क्या हुआ है? उसने बेख्तियार उसके गाल पर अपना हाथ रखा। वो फिर से उसके सीने से लिपट पड़ी थी। वो जालिम था, बेमहर था, सफाक था, मगर इतनी बड़ी हवेली में वही तो उसका था। उससे जानकर उससे उससे जान से बढ़कर प्यार करने वाला उसका बाप उसके पास ना था, जो उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले वो अपनी हथेली के आगे रख देता था। वो अपनी हथेली आगे रख देता था, कहीं उसकी आंख से गिरा आंसू ज़मीन पर गिरकर बेमोल ना हो जाए। मगर उसे तकलीफ़ देने वालों में सबसे ज़्यादा उसके बाप का ही हाथ था।
अब उसका शौहर ही उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता था, मगर उसके सीने के अलावा उसके पास किसी की बाहें, किसी का सीना मैसर ना था जहाँ वो अपना दर्द बांटती। अब्रिश की वजह से आज वो बहुत तकलीफ़ में थी। फरहान उसके साथ भी वही सलूक करेगा जो अरहाम ने उसके साथ निकाह की रात किया था। ये सोचकर ही उसका मासूम दिल शिद्दत गम से फट रहा था। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसने एक ही झटके से उसे अपने सीने से अलग करते हुए अब की बार सर लहजे में पूछा। उसने इस हवेली में किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी थी कोई उसे कुछ भी कहता। निकाह के अगले दिन ही उसने सब पर वाज़ा कर दिया था, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जो सज़ा देगा वो खुद देगा। इतनी नफरत के बावजूद एहसास था कि उसकी इज्जत है, फिर वो अपनी इज्जत को कैसे दूसरों के सामने बेमौल कर सकता था। सज़ा जज़ा उसे देने का इख्तियार सिर्फ उसी के पास था। अपना हक वो इस पर जता चुका था, अपना हक वो इस पर इतना जता चुका था कि अब उस लड़की पर किसी का ज़रा सा भी हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक उसकी खुद का हक भी नहीं। न नहीं तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके लहजे में सर पर महसूस करते बेख्तियारी में कदम पीछे बढ़ा गए थे। आंखों में खौफ की परछाई लहराई, जिसे देखते ही वो नरम पड़ते से कलाई से खींचते खुद पे भींच गया। इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं, कुछ दिन इन आँखों को सुकून में रहने दो। जब वापस आऊँगा तो इन आँखों को मैं खुद ही आंसू बहाने की वजह दे दूंगा, उसे सीने में भीगते बोला। और उसकी गुर्बत उसकी सख्ती पर मचली थी। उसके जिस्म से उठती खुशबू से उसे अपने हवास मुअत्तल होते महसूस हो रहे थे। ये खुशबू पहली रात से ही उसके बदन में उतरकर उसके पूर पूर पर अपना हक जता चुकी थी। इस खुशबू में उसकी सांसें घुटती थी, जैसे अब घुट रही थी, और बहुत जोर से उसे खुद में भींचे हुए था। उसके चटानी सीने में समाये और को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। उन्हें मचलते हुए से दूर होना चाहा, उससे मजीद सख्ती से खुद में भींच गया था। और गहरे सांस लेते अपनी मज़ाहमत तोड़ करते उसके सीने के साथ ही सर टिका गई। जब फरार का कोई रास्ता ना था फिर खुद को ठिकाने का क्या फ़ायदा। और के आंसू फिर से अपने सीने पर महसूस किए और हाँ बुरी तरह झंझलाया। अब वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। क्या हुआ है? कौन मर गया है तुम्हारा, ये आंसू बहा रही हो? और हमने उसे खुद से अलग करते हुए अब की बात डिपटते हुए पूछा। हूँ मम, मैं अब्रिश की वजह से रो रही हूँ। अरहाम के डांटने पर खाइफ होते हूँ ने जल्दी से बताया। क्यों? उसकी वजह से क्यों रो रही हूँ? अब्रिश के नाम पर अरहाम के माथे पर बल गहरे हुए थे। उसका आज का मर्दान खाने में आना याद आया था। मुठियाँ खुद ब खुद पिंच गई थी। अब्रिश के साथ ज्यादती हुई है। हूर ने नम लहजे में जैसे एहतजाज किया था। आवाज़ कतरी ऊंची हुई थी। अच्छा वो कैसे? अरहाम ने आबरूज का एक तंजिया पूछा। उसकी ऊंची आवाज़ पर माथे के बल पहले से भी ज्यादा गहरे हुए थे। कहाँ गवारा था उसका अपने सामने आवाज़ बुलंद करना। उसका ज़बरदस्ती सरान भाई के साथ निकाह कर दिया। उसे हक था वो अपना जीवन साथी खुद चुनती, जैसे तुमने चुना था। अरहाम हूर की बात काटते तंजिया बोला। अरहाम की तंज पर हूर ने जख्मी नज़रों से दुखा। अरहाम उसके देखने पर मुस्कुरा गया था। हकीकत बयान करने पर किसी की आंखों में शिकवे पहली मरतबा देख रहा हूँ। अरहाम ने अपनी शाल कंधों से उतार कर बेड पर फेंक दी थी। उसकी बीवी अपनी तरफ उसकी त्वचा पूरी तरह खींच चुकी थी। इस्लामाबाद जाने का इरादा वो 2-3 घंटों तक मुलतवी कर चुका था। बाज़ हकीकत बहुत तल्ख होती है, उसे याद करने से सिर्फ तकलीफ ही होती है। आराम की नज़रों की तपिश से घबराते हुए ने कदम पीछे लेते कहा। हकीकत तल्ख हो या कड़वी, मगर हकीकत को कबूल करना ही पड़ता है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है वो हंस कर करे या आंसू बहा कर। आराम ने कहती हुए इसकी तरफ बढ़ती अपनी और इसके दरमियान फासला मिटाया था जो वो अनजाने में कायम कर चुकी थी। अरहाम ने उसका दुपट्टा उससे की वजूद से अलग करते बेड पर उछाल दिया। हूर ने सुर्ख पड़ते अपने लब काटते हुए नजरें झुकाई थी। अरहाम ने गहरी नजरों से उसके सरापे पर निगाह डाली जो बगैर दुपट्टे के और भी क्यामत खेज हो गया था। और जिस तरह हूर नजरें झुकाई गहरे सांस भर रही थी, अरहाम की आंखें मजीद खुमार उलझ उसके जिस्म के नशीब फराज में पूरी तरह उलझ बैठा था। भला अब दूर जाना मुमकिन था क्या? अरहाम ने उसे खुद में भीगते उसकी कमर पर हाथ डालते उसकी फ्राक की जिप एक ही झटके से खोल दी और उसकी बेबाकियों पर
कांप कर रह गई थी। वो इसे मज़ीद खुद में भीगती उसके बालों को कैचर से आज़ाद करके आंखें बंद किए उसकी कमर पर हाथ फेरते उसके बदन की मसूरकिन खुशबू अपने अंदर उतारा था, जो उसका नशा बनती जा रही थी। रेड फ्रॉक पहनी है तो रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? और के गुलाबी लबों पर अंगूठा मसलते गंभीर लहजे में पूछा। उसके लहजे में गंभीरता महसूस करते उसके असार में लरस कर ही रह गई थी। उसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़े उसकी आंखों में देखते अपने किए हुए सवाल के जवाब का मुंतजिर था। बाबरी की मौत को दिन ही कितने हुए हैं? अगर लिपस्टिक लगाती सबको अच्छा नहीं लगता ना? हूर ने उसके हाथों की बेबाक हरकत से घबराते हुए और उसके हाथों की बेबाक हरकत से घबराते हुए मुश्किल ही बोली। उसकी नज़रों की बेबाकी से अब लब बुरी तरह काट रही थी। हूर की बात पर अरहाम के लबों को मबहम सी मुस्कुराहट छोड़ वो इसकी हवेली की रवायतों में खुद को डाल रही थी। उसे हूर से अब कुछ नहीं चाहिए था सवाए उसकी वो सारी उम्र इस हवेली में उसकी बीवी उसकी ही बनकर रहे। कमरे में तो लगा सकती हो ना? अरहाम ने उसकी ठोरी पकड़ती आंखों में खुमार की सुर्खी लिए कहा। उसकी आंखों की खुमारी बढ़ते महसूस करके अपने लब फिर से काट गई थी। मैं इन लबों को आज नहीं छोड़ूंगा जाने मन, सबसे ज़्यादा त्वचा इन लबों पर ही रखूंगा, इसलिए इन पर जुल्म मत करो। मैं काफ़ी हूँ इन पर जुल्म करने के लिए, आराम ने नागवारी से कहते उसके लबों को अपनी अंगूठे की मदद से उसके दांतों से छुड़वाया। अरहाम की बात पर हूर ने खौफजदा होते उसे हुक्म दिया, चलो अब लिपस्टिक लगाओ। अरहाम ने उसकी आंखों में ठहरे खौफ को चुटकियों में अड़ाते हुक्म दिया था। हूर बेबसी से अरहाम की आंखों में देख रही थी। उसकी कपाते लब उसे कुछ कहना जा रहे थे। वो इसकी कपाते लबों की गुजारिश को अनजान बनते इग्नोर कर गया था। जानता था उसकी गुर्बत में उसकी जान चाहती है। अब वो रोए या तड़पे ये गुर्बत उसे ही सहनी थी। उसके इनकार कि उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। जो कहा है वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरहाम सर्द अंदाज में हुक्म देता बेड की जानिब बढ़ गया था। उसके हुक्म पर अपनी भीगी आंखें रगड़ते ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी, कांपते हाथों से लिपस्टिक लगानी शुरू की। अरहाम बेड पर बैठकर टेक लगाए उसे गहरी नज़रों से देख रहा था, जो उसके देखने से पूरी तरह पजल हो रही थी। अरहाम की नज़रें उसकी फराक से नजर आती उसकी अरियाँ कमर पर थी, जिसे महसूस करते हुए सुर्ख पड़ी थी। उसका आईने में नजर आता शर्माया घबराया रूप देखकर अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसका घबराना शर्माना उसे बहुत अट्रैक्ट करता था। उसे इतने दिनों से अंदाज़ा हो चुका था। और सिर्फ उसकी गुर्बत से के डर से नहीं घबराती थी, बल्कि वो बहुत शर्मीली भी थी। शायद उसकी कम उम्री और मासूमियत उसके लिए इतने शर्म की बायस थी। लिपस्टिक लगा चुकी हो तो अब आ जाओ। अरहाम ने उसे ड्रेसिंग के पास ही जमे देखकर सख्त लहजे में बोला। गुल के साथ ज़िंदगी गुजार कर इतना तो अंदाज़ा हो चुका था, औरत प्यार से ज़्यादा मार की ज़बान ज़्यादा समझती है। जो गलतियाँ वो गुल के साथ कर चुका था वो अब हूर के साथ दोहराना नहीं चाहता था। गुल तो उसकी मोहब्बत थी, उसकी बच्ची की माँ। ये लड़की तो उसकी नफ़रत उसका बदला थी। इसके साथ वो कभी नरमी नहीं बरत सकता था। उसका सर लहजा महसूस करते हुए जल्दी से अरहाम की तरफ बढ़ी। हड़बड़ाहट में उसका पैर बेड की साइड टेबल से टकराया था। वो दर्द से सिसक कर रह गई थी। अरहाम ने उसकी कलाई से पकड़ते उसे अपनी लैब पर बैठाया। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? इतना कांप क्यों रही हो? अब तो तुम्हें इस सब की आदत हो जानी चाहिए। दुनिया की हर बीवी अपने शौहर की गुर्बत सहती है। अरहाम ने उसके बदन का कांपना महसूस करके नरमी से कहा। रेड लिपस्टिक लगाए उसका चेहरा मज़ीद धमकने लगा। वो पर उसकी आंखों की गोशियों पर उभरी नमी उसने बेदर्दी से अपनी उंगलियों से चुनी, जो साइड टेबल के साथ पाँव टकरानों से आंखों उस पर आं ठहरी थी। उसके चेहरे पर उभरती तकलीफ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था उसे काफ़ी ज़ोर से लगी है, मगर अब मुकाबिल को ज़रा बराबर परवाह नहीं थी, क्योंकि तकलीफ देने वाला वो खुद था। दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी के साथ पहली ऐसी सफाकियत नहीं बरतता जैसे आपने बरती थी। अरहाम ने उसके भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर अपने जबड़े बींचे थे। जो तुमने किया था वो भूल चुकी हो? तुम सब औरतें एक जैसी होती हो गुल, तुम अब सब औरतें जो अपनी इज्जत मर्द की नज़रों में ख़त्म करके रख देती हो। हम मर्दों को बेहिस जालिम
बनाने में भी तुम औरतों का ही हाथ होता है। इतनी ही नाजुक हो तो क्यों बहादुरी का टैग लगाए खुद को मर्द के मुकाबिल ले आती हो। ज़रा सा कुछ कहने पर तुम औरतें अपने ऊपर बड़ी आसानी से मजलूमियत का टैग लगाए फिरती हो। ये आंसू ही तुम औरतों का हथियार होते हैं, मगर मर्द ये आंसू नहीं बहाता, चाहे तुम औरतें उसका सब कुछ बर्बाद कर डालो, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया। मेरी बेटी मुझसे छीन ली, क्यों किया तुमने ऐसा, जवाब दो। और हम उसके आंसू पर मुश्तिल होते उसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे करवाया। इन सवालों का जवाब तो सिर्फ सारी उम्र देना था। उसकी ज़रूरत हो सकती थी, वक्ती तौर पर उसका सुकून हो सकती थी, मगर उसकी कमज़ोरी नहीं। और उसकी मोहब्बत तो कभी नहीं, मगर वो नहीं जानता था अनकरीब वो सिर्फ एक ही औरत के लिए पागल होगा, जिससे मोहब्बत नहीं वो इश्क करेगा, वो भी जुनून की हद तक। और हमने सिलकती नज़र उसके लरसते वजूद पर डाली थी। हूर के रोने और उसकी बातों ने अरहाम खानज़ादा का सारा मूड गारत किया था। अरहाम ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया, मगर अपनी गिरफ्त बहुत हल्की रखी थी। मेरी बात सुनो, तुम्हें अब्रिश के साथ हमदर्दी का जो बुखार चढ़ रहा है उसे अपने तक ही महदूद रखना तो बेहतर होगा। तो मुझे अब्रिश के आस पास भी भटकती नजर ना हो। अरहाम ने सख्ती से उसे वार्न किया। अब्रिश की आज की बदतमीजी और हट दर्मी उसे वैसे ही काफ़ी मुश्तिल कर चुकी थी। ऊपर से हूर का उसके लिए इतना कंसर्न दिखाना बुरी तरह चुभा था। वो नहीं चाहता था हूर अब्रिश के आस पास भी भटके। अगर वो अब्रिश की संगत में अब्रिश की तरह कभी रिएक्ट करती तो उसे बहुत बुरी सजा दे सकता था, और वो नहीं चाहता था अब वो हूर के साथ मज़ीद सख्ती करे, मज़ीद अपना दहशतनाक रूप उसे दिखाए। हाथ पर हूर ने उसकी बात पर कांपती हुई जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। वो उसकी कुर्बत के खौफ से वैसे ही डर रही थी। उसकी एकदम गुस्से में आने पर उसने फ़क्र रंगत से इकरार में सर हिलाया। उसकी फ़क्र रंगत देखते अरहाम उसके बालों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसे अपनी गोद से बेड पर धकेल गया। उस पर झुकते उसके सुर गाल, जिसमें आज जर्दियाँ भी खुली हुई थी, वो नरमी से उसके गाल पर अपने हाथ फेरने लगा। उसके गाल के जर्दपन को अपनी कुर्बत के खौफ से मशरूत कर गया था। उसकी गर्दन पर झुकते अपने दांत जगह जगह गाड़ने लगा। उसके लम्स पर अपनी सिसकियां खौफ से रोकी हुई थी। दिल अनजाने खौफ से लरस रहा था। पता नहीं आज वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। वो काफ़ी देर तक अपना पुरतपश लम्स उसकी गर्दन पर बखेरता रहा। वो आंखें मीचते उसका हंसे लगता लम्स बर्दाश्त कर रही थी। उसका बदन बहुत बुरी तरह कांप रहा। जिसे अरहाम देखता थोड़ा हैरान हुआ। उसके ऊपर से उठते उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली। उसकी बंद आंखों को बगौर देखते उसके लबों पर झुकते उसकी निचली लब को जोर से काटा था। हूर ने तकलीफ से सिसकी ली। उसकी निचली लब को सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले गया था। काफ़ी देर बाद उसके लबों को आज़ादी बख्शते उसने उसकी फ्राक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अरहाम, हूर ने बेबसी से अरहाम को भीगे लहजे में पुकारा। अरहाम ने सुर्ख आँखों से उसे देखकर सवालिया निगाहों से आबरू उचकाई थी। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हूर ने लब काटते बमुश्किल ही कहा था। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वो तो वैसे भी मेरे पास आकर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती। अरहाम ने गुस्से से कहते उसे घूरा। उसे इस टाइम उसका बात करना जहर लगा था। मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। वो रब्बे बसी से रो दी थी। उसके रोने पर बुरी तरह मुश्तिल हुआ था। उससे पहले उसे कुछ कहता उसकी जर्द रंगत देखकर वो चौंका था। फिर सब कुछ समझते गहरी सांस लेता उससे दूर हुआ। वो उन्हें जल्दी से बेड से उठती अपनी फ्राक की जिप बंद की। इससे पहले वो बेड से उठती उसे खुद की तरफ खींचता अपने सीने के साथ लिपटा चुका था। प्लीज़े की वजह से मैं जितनी तकलीफ़ में हूँ तुम तो क्या कभी कोई समझ नहीं सकता। मेरी बेटी हर वक्त मेरे साथ होती। उसकी याद कभी मेरे दिल से नहीं की। औरत के पास खुदा ने मर्द के लिए बहुत सुकून रखा है। तुमसे बेपनाह नफ़रत के बावजूद अब तुम्हारी कुर्बत में ही मेरे लिए सुकून है। कुछ देर के लिए सही मैं तुम्हारी कुर्बत में सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम इसे मेरी ज़रूरत समझो, मेरी हवस या मेरा हक। अब जो कुछ भी है तुम्हारा काम है मुझे राहत पहुँचाना। अरहाम ने इसके फूलों से भी ज़्यादा नाजुक वजूद खुद पर मुंतकिल करते उसके बालों को गुद्दी से जकड़ते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। मम्मम, आज कैसे? हूर ने जर्द रंगत के साथ पूछा था। वो क्या चाहता था वो समझ नहीं पाई थी। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ, मेरे करीब रहो बस। उसे अपने हजार में जकड़े अपनी आंखें मौज चुका था। हूर ने उसे कुछ पल देखने के बाद उसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें मोदी। उसका हजार बहुत मजबूत था। वो चाहकर भी उसके हिसार से निकल नहीं सकती थी। अगर वो निकलना भी चाहती तो नहीं निकल सकती थी। वो जानती थी उसे अपने हिसार से निकलने ना देगा। वो इस दौर के हिसार में बुरी तरह कैद हो चुकी थी, मगर कैद में खुद को एक ज़ख्मी परिंदे की मानद महसूस करती थी, बेबस एक ज़रे खरीद गुलाम।
सीने को भुगोने लगी। वो बेहिस बना उसे खुद के साथ लिपटाए अपनी आंखें मौधे हुए था। अबरीश ज़रान के कमरे में उसके बेड पर बैठी थी। निकाह के बाद आबिर उसे यहाँ छोड़कर चली गई थी। वो अभी तक उसी दुल्हन के लिबास में मौजूद थी जो ज़ईम उसके लिए लाया था। बैठी अब बुरी तरह कपकपा रही थी। वो जितना भी बहादुर बनती, निकाह के बाद उसकी सारी बहादुरी दम तोड़ गई थी। रगों जाँ में सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए खौफ जहर बनकर उतरा था जो रगों में दौड़ते उसके खून तक को नीला कर चुका था। वो कुछ ही देर में तो उसके जिस्म जाँ का मालिक बन बैठा था। इसके साथ क्या सलूक करेगा वो नहीं जानती थी, मगर इतना जानती थी उसे आज बहुत बदतरीन सजा देगा। उसकी सर्द खून उतरी आंखें याद करके अबरीश को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हो रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता बस ज़रान खानज़ादा की हो जाए कि वो कभी जिरगे में जाकर वह सब ना करती। उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त ना कर सकता था। वो जिरगे में ज़ईम के दिए हुए लिबास में थी। अबरीश ने अपने ऊपर उस लिबास को देखा जिसमें साफ साफ उसकी रनाइयाँ छलक रही थी। वो आज किस किस बात का हिसाब देगी वो नहीं जानती थी, मगर वो इससे हिसाब लेगा वो इतना जानती थी। वो वैशी इंसान इससे हिसाब ज़रूर लेगा। उसके गुस्से से तो वैसे ही इसकी जान जानती थी। अबरीश ने अपनी आंखें मीचते अपने गाल पर हाथ रखा। उसके मारे हुए थप्पड़ों से सिर्फ उसका बदन नहीं बल्कि उसकी रूह तक घायल हो चुकी थी। अबरीश अपने दिल में ज़रान खानज़ादा के लिए खौफ के साथ शदीद नफरत भी महसूस कर रही थी। उससे मोहब्बत का दावेदार था मगर उसे इज्जत देने का रवादार ना था। वो तो उसकी हर बात पर यकीन करते उसके साथ हवेली चली आई थी। उसकी पाबंदियों में रहना भी कबूल कर लिया था। बदले में उससे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, इज्जत। मगर वो ज़ईम के मामले में ना सिर्फ उस पर एतबार कर सका और ना ही उसकी इज्जत कर सका। उस दिन उस हवेली से भागने के अलावा उसके पास कोई चारा ही ना था। अगर उसे बता कर जाती क्या उसे जाने देता? उसने मोहब्बत और इज्जत नफ्स में से अपनी इज्जत नफ्स को चुना था। वो गुनाह बना दिया था। उसने अंगूठी उसे लटाकर उससे जुड़ा हुआ हर बंधन तोड़ दिया था। मगर उसे दोबारा इस हवेली ले आया था, वो भी उसे अगवा करके। उसकी जान से भी प्यारी बहन के सर पर बंदूक रखकर। उसे कई मरतबा बता चुकी थी उसकी अनाया में जान बसती थी। उसने अनाया को ही तकलीफ पहुंचाई थी। अनाया, उसके लबों से अनाया का नाम निकला था। वो घुटनों पर सर रखे उसका नाम बार बार दोहरा रही थी। वो इसकी बहन के सर पर बंदूक कैसे रख सकता था? वो सच में वैशी खान था जिसके हिसाब में सारी उम्र के लिए कैद हो चुकी थी। असफन ने झूठ क्यों बोला वो नहीं जानती थी, मगर उसे असफन के झूठ से तकलीफ नहीं पहुंची थी। तकलीफ सिर्फ ज़रान खानज़ादा के लफ्ज़ों ने पहुंचाई थी जब उसने जिरगे में उसे अपनी बनी में लेने को कहा। अगर बनी में ही जाना तो असफन यार खान की ही क्यों नहीं, जिसने कभी उसकी तस्लील नहीं की थी। निकाह के बाद उस इंसान के हाथों अपनी तस्लील करना उसे ज़्यादा आसान लगा था जिससे उसे मोहब्बत ना थी, मगर अपनी मोहब्बत के हाथों अपनी तस्लील करवाना गवारा ना था। अपने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर साकत हुई। आंसू और हिचकियों ने हल्क में ही दम तोड़ा था। कमरे में फैलती उसकी मखसूस स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से अबरीश को अपने हवास मुअत्तल होते महसूस हुए थे। अपने माथे पर चमकती शबनम को उसने कांपती उंगलियों से साफ किया। सीने में बजती धड़कनें तक ठहर चुकी थी। अबरीश ने अपनी चकराते सर को संभालते अपने बदन की लड़जाहट पर काबू पाने की कोशिश की जो उसकी कदमों की भारी दमक से शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बाहर एक गुल येलो कलर के फ्रॉक में मलबूस पेट क्राउन के साथ टेक लगाए हुई थी। दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था जिसे उसकी होश ना थी। जब से बाबर की मौत हुई थी वो कमरे से कम ही निकलती थी। ज़रान खानज़ादा ने उस साहिल का साथ दिया जिसने उसके भाई को मारा था। उसे ज़रान खानज़ादा के साथ शहराम से भी नफरत हुई थी। ज़रान को उसने हमेशा अपने भाइयों की जगह दी थी, मगर उसने उसके भाई के कातिल का साथ दिया। उसे यकीन नहीं आता था। बाहर निकलती तो ज़रान खानज़ादा की शक्ल देखती जो उसे कबूल ना थी। अबरीश का बनी में आना उसे काफ़ी तकलीफ दे रहा था। गलती गुनाह मर्द करे और सज़ा औरत को दी जाए। बहारे गुल को ऐसी रवायात से नफरत है। अबरीश की जनान खाने के लाउंज में गूंजती सिसकियों पर उसने अपने कानों पर हाथ रखते खुद पर मुश्किल ही काबू पाया। को उसने हमेशा उसे ज़रान खानज़ादा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। हवेली के हर मर्द से नफरत जो अबरीश को बनी में दे रहा था। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए किसी गैर मुरई नुक्ते को घूर रही थी कि शहराम खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। बहारे ने उसके कमरे में दाखिल होने पर कोई नोटिस नहीं लिया था। वो यूं ही बेहिस्सो हरकत किसी गैर मुरई नुक्ते को घूरे जा रही थी। शहराम ने ट्रे कमरे के वस्त में बड़ी टेबल पर रखते बहारे को देखा जो अपने बेपरवाह हुलिये से शहराम के पल में होश ठिकाने लगा चुकी थी। वो बाबरी की मौत वाले दिन के ही लिबास में अभी तक मौजूद थी जो सिल्वर सदा और काफ़ी मलकजा हो गया था। अरहाम ने बेमुश्किल ही अपनी नजरें चुराई थी। बिखरे बाल, अगला गला थोड़ा गहरा था, फ्रॉक काफ़ी फिटिंग में था। उसकी सफ़ेद रंगत येलो कलर में लश्कारी मारी थी। उसकी सुर्ख मतोर में सुर्ख नाक उसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी।
शहराम ने इसके करीब जाते ज़मीन से दुपट्टा उठाकर बहारे के वजूद पर उड़ाया। वो इस तरह से इसके सामने रहती तो खुद पर काबू ना रख सकता। उसका कातिल हुसन उसे बेईमान कर चुका था। वो एक आम सा इंसान था, सामने बैठी लड़की का दीवाना था, उस पर पूर हक रखता था, मगर उस जालिम लड़की की वजह से वो खुद पर 1000 पहरे बिठाया हुआ था। वो थी कि उसे रहम ही ना आता था। बहारे, शहराम ने प्यार से उसकी पुकारते उसके बाल बहुत नरमी से उसके चेहरे से हटाए थे। शहराम, यहाँ से, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के कातिल का साथ दिया है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। बहारे ने अपनी आंखें मोड़ते हुए कहा। बहारे, ये कत्ल आहिल ने किया है, ये साबित हुआ है, मगर लाला ने आहल का साथ दिया है, ये साबित नहीं हुआ। शहराम ने नरमी से कहते उसके माथे पर अपने लब रखे। बहारे ने आंखें खोलते उसे देखा, जो बहुत करीब से उसे अपनी आंखों में ढेरों गर्म नर्म जज्बात लिए उसे देख रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी वो सामने बैठे इंसान की कमज़ोरी है, उसका इश्क है, वो चाहे लाख छुपाए, मगर वो सब जानती थी। वो रातों को उसके कमरे में आकर उसे कितनी कितनी देर तलक देखता रहता है, वो जानती थी। वो आंखें मोदे बेहिस बनी पड़ी रहती थी। उसकी इतनी मोहब्बत ने उसे खुद सर बना दिया था, बल्कि मगरूर बना दिया था। उसकी इतनी मोहब्बत ने कभी उसे खुद के दिल में झांकने ही नहीं दिया था। वो चाहकर भी कभी अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत ढूंढ ना सकी थी। उसके नज़दीक मोहब्बत करना सिर्फ शहराम का हक था, बदले में नफरत देना उसका हक था। उसने उसकी जिद में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इस बात की सज़ा उसे सारी उम्र देना चाहती थी। अब रिश्क को वनी में देने के बाद उसे हवेली के मर्दों से नफरत हो गई थी, जो औरत को अपने आगे नहीं समझती। इन जैसा ही तो था शहराम खान सादा, जो सिर्फ उसकी जिद में उसे इतनी तकलीफ पहुंचा गया था। साबित हो गया तो क्या करोगे, अपने भाई को छोड़ दोगे? पहाड़ी ने अपने बाल समेटते हुए पूछा। बेड की दूसरी जानिब वो नामखसूस अंदाज में थोड़ा खिसकी थी। जानती थी उस पर हक रखता है। किसी दिन अपनी दीवानगी के हाथों इस पर हक जमा बैठा तो क्या कर सकेगी? कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही बहारे गुल को छोड़ना क्यों ना पड़े। शहराम की संजीदगी से की गई बात पर तलखी से मुस्कुरा गई। मोहब्बत के दावेदार होकर छोड़ने की बात करती हूँ, बहारे ने तंजिया कहा। मैंने कब तुमसे मोहब्बत का दावा किया? शहराम ने आबरू उचकाई संजीदगी से पूछा। मोहब्बत का इजहार क्या सिर्फ जबान से किया जाता है? उसने भी जवाबन आबरू उचकाई सवाल दागा था। शहराम सर झुकाई खफीफ सा हंस दिया था। फिर तो बहारे गुल बहुत जालिम और सफाक है, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनती है। शहराम ने की कहते अपनी कमीज की पॉकेट से सिगरेट सलगाए, लाइट निकाले, सिगरेट सलगाए, लबों से लगाया। जान न थी जितना वो समझता था। ये बात तो उसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। मैंने भी क्या बात कहती तुमसे, तुम तो एक सिगरेट तक मेरे कहने पर छोड़ न सके। जो नहीं छोड़ना चाहिए था वो मेरी जिद पर छोड़ दिया। बहारे के तंज पर वो फिर से हंस दिया था। तुम मुझे कभी भी छोड़ सकते हो, मगर ये सिगरेट मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी तन्हाइयों और गमों का गमगसार साथी है। मैं बेवफा नहीं, अपने इतने गमगसार साथी को एक बेवफा बेमहर एक बेवफा बेमहर सफाक लड़की के कहने पर छोड़ दूं। शहराम ने सिगरेट का गहरा कैश लेते बहारे के चेहरे पर धुआं छोड़ा था। क्यों आए हो? चुपते लहजे में सवाल किया। तुम्हारे लिए आया हूँ, सुकून से जवाब आया। मैं मर तो नहीं गई थी। लहजा तल्ख हुआ। तुम मरती नहीं, अगले बंदे को मारती हो, इसी इत्मीनान से जवाब आया। चले जाओ। चीख कर कहा। क्यों जाओ? आबरू उचकाई अनजान बनते पूछा। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, औरत के जज्बात का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा भाई अबरी से मोहब्बत का दावेदार था और उसे अपनी बनी में ले आया। तुम सब मर्द जालिम हो, बहारे गुल ने चीखते हुए कहा। बनी में लाया है, जैसे भी लाया है, मगर अपनी मोहब्बत को छोड़ा नहीं। मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कभी नहीं छोड़ता। ये औरत ही है जो बात बात पर छोड़ने की बात करती है। वे इत्मीनान से कहते उसे बहुत कुछ जता गया था। मोहब्बत से पनाह मांगती हैं मूर्ति, जो उसे कहीं का न छोड़े। बहारे गुल गुस्से से कहते बेड से उठी थी। शहराम उसे कलाई से खींचते बेड पर फेंक चुका था। इससे पहले उठती वो अपना सिगरेट ज़मीन पर फेंकता, उस पर गहरी घटा बनकर छाया। पनाह मांगो या दामन छड़ाओ, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। शहराम ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। शहराम, हटो मेरे ऊपर से, बहारे गुल चीखी। कमरे में आते ही जो मनाजिर तुम मुझे दिखा चुकी हो, तुम्हें लगता है अब मैं पीछे हटूंगा? शहराम उसकी गर्दन को चूमते मदहोशी के आलम में बोला। तुम औरतें भी बहुत जालिम होती हो, अदाएं दिखाती हो, चाल फेंकती हो। जब मर्द उन अदाओं के जाल में फंस जाता है, उसे मर्द का ही गुनाह बना देती हो। शहराम भारी आवाज़ में कहते उसके ब्यूटी फोन पर अपने दांत काट गया। शहराम बहारे एक मरतबा फिर से चीखी थी। शहराम उसकी चीखने की परवाह किए बगैर उसी गर्दन पर लब बाइट। शहराम बहारे अब रुहासी हुई थी। उसका पहाड़ जैसे वजूद के नीचे वो दब गई थी। सांस लेना मुहाल हुआ था। शहराम उसका भीगा लहजा महसूस करते ज़रा सा ऊपर होकर उसकी गर्दन को देखा, जो सुर्ख हो चुकी थी। ये निशान सौगात के तौर पर तुम्हें दे रहे हैं, दिए हैं, ताकि तुम जब जब इन्हें देखो सिल उठो और मुझे गुस्से में खूब कोसो, मुझे बददुआएं दो, मगर यूं कमरे में बैठकर खुद को मत जलाओ। बाबरी का गम का बहुत बड़ा है,
बाबरी की मौत का गम बहुत बड़ा है, मगर जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। तो खाना खाओ, हुलिया दुरुस्त करके बाहर आओ, मेरी मोरे का नहीं सही अपनी मोरे का ख्याल करो, जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। शहराम ने उसके गाल पर अपने लब नरमी से रखे थे। बाहर की आंखों में आंसू जमा होने शुरू हुए थे, जिन्हें वो आंखें झपकते बाहर आने से रोक रही थी। रो सकती हो मेरे कंधे पर सर रखे। शहराम ने उसकी गर्दन पर अपने दिए हुए निशानों पर उंगली ट्रेस करते उसकी आंखों में ठहरी नमी को बहुत देखते कहा, तुम आखिरी इंसान भी दुनिया में बचे, फिर भी तुम्हारे कंधे पर सर रखकर कभी नहीं रोऊंगी। उसके शिकंजे में मचलते हुए जताया, तुम दुनिया में आखिरी लड़की भी रहेगी, फिर भी मैं तुम्हें ही मुंह लगाऊंगा, जैसे अभी लगाऊंगा। उसकी बात पर न समझी से उसे देखने लगी। उसके लब मुस्कुरा रहे थे, मगर हमेशा की तरह उसकी बातों पर उसकी आंखों में अजीब सा सतपन गुस्सा छाया था, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के लिए बादे में छुपा गया था। बहारे की हैरान आंखों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे उसके लबों पर झुकती उन्हें अपने दांतों से दबाते उसकी सांसों पर काबिज हुआ था। बहारे उसकी शिद्दत पर तड़प कर रह गई थी। बहारे ने अपनी नाखूनों से उसकी गर्दन नोची, वो उसकी कलाइयाँ तकिए पर पिन करते पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसके लबों पर दिखाते उस पर काबिज हुआ था। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसकी सांसें नील करते उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारते वो पूरी तरह मदहोश हुआ था। बहारे का वजूद साकत होता महसूस करती उसे राहत दी। अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते गहरे सांस लिए थे। गहरे सांस भरते बहारे को देखा, जो गहरे सांस लेते रुख पलट गई थी। शहराम की निगाहें उसकी बल खाती कमर में उलझ कर रही। वो अपने होश रबा हुस्न से मजीद उसे पागल करे थी। बहारे गुल वाकई में जालिम थी। उसकी नाजुक कमर को देखकर सोच रहा था। उसके बाल कमर से हटाते उसकी फ्रॉक की बैक डोरी अपने दांतों से खींचकर खोली तो बहारे की सांसें रुकी थी। उसकी तपशुदा सांसें अपनी पिछली गर्दन पर महसूस करते हुए रुख पलटने लगी थी। वो उसे कंधों से जकड़े उसकी कोशिश नाकाम बना चुका था। तुम जिस शहराम को जानती हो वो शहराम बहुत नर्म है, मगर तुम शहराम खानज़ादा को नहीं जानती, जो ज़रान खानज़ादा का भाई है। शहराम और ज़रान खानज़ादा एक ही खून एक ही फितरत लेकर पैदा हुए। वो ये कि जो उनका है वो सिर्फ उनका है। तुम भी ये कान खोल कर सुन लो। मोहब्बत करो या नफरत सिर्फ मुझसे करना। मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो शहराम खानज़ादा ज़रान खानज़ादा बनने में पल नहीं लगाएगा। शहराम उसके कान में सर्द अंदाज में फंकारा था। बहारे उसकी सर्द फंकार पर साकत हुई थी। वो उसकी पिछली गर्दन पर अपने सिलकते लब रखते पीछे हुआ था। उसके ऊपर से उठते कमरे से बाहर निकल गया। आज की एपिसोड यहाँ पे होती है ख़त्म। तो आज मुझे बहुत देर लगी है वीडियो रिकॉर्ड करने में और मेरी तबीयत भी बेइंतहा ख़राब हो चुकी है, बिकॉज़ आज छुट्टी है तो थोड़ा मुझे काम भी था, लेकिन ये मैंने नए फॉर्मेट से बनाया है और मुझे बहुत देर लगी है। आप भी सिर्फ आप लोगों की खातिर बनाया है, तो अल्लाह करे आपको पसंद आए।